जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 17 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये दिवस होता है 16 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो हमारे देश में जो प्रेस होती है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र रह सके, इसके अलावा निष्पक्ष होकर के ये कार्य कर सके, इसी के लिए 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को। और इसका मुख्य रूप से काम था कि जो भी हमारे यहाँ पर प्रेस हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी कर सके और उनको इसके द्वारा रेगुलेट किया जा सके। तो ये जो हमारी संस्था है इसने 16 नवंबर 1966 से कार्य करना शुरू किया था और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अब एक हमारा प्रेस से जुड़ा हुआ दिवस और है जिसे हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये दिवस होता है हमारा 3 मई को। कब? 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और एक हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है और इस वर्ष भारत का इसमें क्या स्थान रहा था ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो फिर आप वीडियो को लाइक करने के साथ कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इस स्टैचू का अनावरण किया गया है राजस्थान राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, ये चले गए थे राजस्थान में और वहाँ पर जैसलमेर में जो हमारा लांगी वाला पोस्ट है वहाँ पर इन्होंने जवानों के साथ में दीपावली मनाई थी। और अभी राजस्थान में जो पौली जिला है वहाँ पर पीएम के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये किसका है? तो ये हमारे जैन धर्म के एक आचार्य थे जिनका नाम है विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज। क्या नाम है? विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज जी। और इन्हीं के 151वें जन्म दिवस के अवसर पर पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं अगर हम लोग इस प्रतिमा की, तो ये आपकी अष्ट धातुओं से बनी हुई है, जमीन से 27 फीट ये ऊंची है। और अगर हम लोग इस प्रतिमा की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 151 इंच। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी आचार्य वल्लभ जी की बात करते हैं तो इनका जन्म 1870 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म के हमारे एक आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज, और इन्हीं को डेडिकेट करते हुए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है राजस्थान के पौली जिले में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में टेनिस में छठी बार विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब नंबर 1 खिलाड़ी बने जाने का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने कई बार ये पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं या जो भी किसी पार्टिकुलर खेल में टीमें होती हैं उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उनको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या फिर सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में मान्यता दी जाती है। तो उसी प्रकार से सर्बिया के जो हमारे टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, ये छठी बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं किसी वर्ष में। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं नोवाक जोकोविच में तो 2012 में ये शीर्ष स्थान पे रहे, यानी कि इनकी जो रैंकिंग थी वह नंबर 1 की थी। 2014 में रही, 2015 में भी ये शीर्ष पर रहे, 2018 में भी शीर्ष पर रहे थे और उसके बाद अब जाकर के 2020 में भी इन्होंने जो हमारे टेनिस की रैंकिंग होती है पुरुषों के लिए उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इन्होंने बराबरी कर ली है अमेरिका के जो पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे पीट सैम्प्रास,
पीट सैम्प्रास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1993 से 1998 तक लगातार 6 वर्षों तक टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी रहे थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोवाक जोकोविच छठी बार विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए 3 माह के एक अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ पर निमोनिया नाम की जो डिसीज होती है, इसी के प्रति जागरूकता के लिए 3 माह के एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसी महीने में निमोनिया दिवस भी मनाया गया है। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि विश्व निमोनिया दिवस कब होता है। अब हम बात करते हैं ये जो अभियान शुरू किया गया है, तो अगर आपको याद होगा, जो लोग काफ़ी पहले से हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि पिछले साल हम लोगों ने एक अभियान के बारे में बात की थी। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सांस कैंपेन। क्या नाम था? सांस कैंपेन, यानी कि सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। यानी कि हमारे यहाँ का जो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर के हमारे देश में निमोनिया के प्रति जो लड़ाई है उसको और मजबूत बनाने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई थी। और इस अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि हम लोग वर्ष 2025 तक अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से निमोनिया से जितने बच्चों की डेथ होती है उसको ले आएंगे कितना? उसको हम ले आएंगे 3 से नीचे। और इसी के लिए सांस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। और अब जो हमारे बच्चों में निमोनिया होता है और उसी को यहाँ पर रोकने के लिए, यानी कि उसकी जो डेथ रेट है उसको रोकने के लिए 3 महीने की जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सांस कैंपेन के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में क्यू मैथ ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है विद्या बालन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब क्यू मैथ नाम के आपको 2 मैथ के एडुटेक प्लेटफॉर्म मिलेंगे। एक क्यू मैथ है जो कि एसएससी या जो हमारे इस प्रकार के एग्जाम होते हैं उनके लिए है। तो इसमें आपको इस प्रकार से क्यू देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका दूसरा वाला क्यू मैथ है। तो यह भी हमारा एक मैथ के लिए एडुटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इन्होंने ही अभी अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो युवराज सिंह, इनको आकाश इंस्टीट्यूट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर हम बात करते हैं आमिर खान की, तो वेदांतु ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर हम लोगों ने बात की थी पार्ले एग्रो की, तो इन्होंने प्रियंका चोपड़ा और जूनियर एनटीआर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एलजी सिग्नेचर ने फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड बेगा ने रोहित शर्मा को बनाया है। मिंत्रा ने बनाया है कियारा आडवाणी को। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने बनाया है सचिन तेंदुलकर को। इमामी ने बनाया है जूही चावला को। ग्रेट लर्निंग ने बनाया है विराट कोहली को। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस और अर्बन क्रूजर ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सारी भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। नवंबर 2020 में WHO ने किस बीमारी के लिए NOPV2 वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये वैक्सीन है पोलियो के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि NOPV2 नाम की जो वैक्सीन है ये आपकी है पोलियो के लिए। किसके लिए है? पोलियो नाम की डिसीज के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। और इंडोनेशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है बायोफार्मा पीटी, इसके द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। और वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। तो ये इसका पूरा नाम है। अब वैक्सीन का काम क्या होगा? मान लीजिए दुनिया के किसी हिस्से में अगर पोलियो का आउटब्रेक हो जाता है, यानी कि बहुत सारे मरीज वहाँ पर पोलियो के आ जाते हैं, तो उस स्थिति में उस रीजन में पोलियो को समाप्त करने के लिए इस वैक्सीन का यूज़ किया जाएगा। खास तौर पर जो हमारे अफ्रीकी या भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं उनमें इसका यूज किया जाएगा। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में केवल 2 ही देशों में पोलियो बचा हुआ है। एक तो है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। बाकी लगभग सभी स्थानों से पोलियो समाप्त हो चुका है। तो ये आप ध्यान रखेंगे
कि इसी के लिए अब WHO ने अपनी सहमति दे दी है कि अगर कभी भी आपातकालीन स्थिति होती है तो फिर इस वैक्सीन का यूज़ किया जा सकता है। बाकी WHO की बात करते हैं तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। मुख्यालय इसका है जिनेवा में और महानिदेशक इसके हैं टेड्रस अधनॉम। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस मंत्रालय ने पहले नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के निर्माण को मंजूरी दे दिया है? तो इसको मंजूरी दिया है वित्त मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये डाटाबेस है क्या? देखिए, जो हमारे मजदूर होते हैं या जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक हमारा होता है संगठित वाला क्षेत्र और एक हमारा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र होता है। तो खास तौर पर जो भी हमारे डेली वेजेज वाले लेबर्स होते हैं या फिर अगर हम लोग प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं तो उनको हम लोग रखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की श्रेणी में। इसके अलावा जो आपके यहाँ पर नाई होते हैं, मोची हो गए, इन सभी को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब हमारे यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय है उसने ये कहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय से कि आपको इन सभी श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है और ये जो डेटाबेस है वह इनके आधार कार्ड के माध्यम से निर्मित किया जाएगा। यानी कि आधार कार्ड आप अपना जा करके देंगे और आपका डेटा यहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा। अब जरूरी बात यह है कि इस डेटा को स्टोर किए जाने से फ़ायदा क्या होगा? तो पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इस डेटा का यूज़ जो भी हमारी कंपनियां हैं जिनको लेबर की ज़रूरत है या जिनको कर्मचारियों की ज़रूरत है वे इस डेटाबेस की मदद से उन सभी लोगों को हायर कर सकती हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि यहाँ पर जो भी हमारे एम्प्लॉयर होंगे या जो भी एम्प्लॉय होंगे उन सभी को आसानी होगी जिससे वह एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो भी सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है इस प्रकार के प्रवासी मजदूरों के लिए या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए उन सभी की भी मदद यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को या फिर लेबर्स को मिल सकेगी। और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह किया गया है कि अगर किसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर मजदूरों को अपने यहाँ पर हायर किया जाता है तो उनको वर्ष में कम से कम एक बार इनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा, यानी कि जर्नी अलाउंस इन्हें दिया जाएगा जिससे ये अगर चाहें तो अपने घर भी जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इसके निर्माण को मंजूरी दी है वित्त मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में इनमें से किसने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो यहाँ पर शपथ ले लिया है रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनता दल यूनाइटेड के जो वर्तमान सीएम थे नीतीश कुमार जी, तो ये 7वीं बार बिहार के सीएम बन गए हैं। कौन सी बार? 7वीं बार बिहार के सीएम बन गए हैं। और भाजपा की हैं रेणु देवी, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है तार किशोर प्रसाद, तो ये दोनों बने हैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री। बाकी कुल मिलाकर के 14 कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और अभी हाल ही में यहाँ पर मतदान हुआ जिसमें एनडीए को टोटल मिल गई 125 सीटें, यानी कि एनडीए ने यहाँ पर गवर्नमेंट बना ली है और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। हालांकि अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा सीट किस पार्टी को मिली है तो आपका उत्तर होगा आरएलडी, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, जो लालू यादव वाली पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर मिली हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सुर सरोवर झील को भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो सुर सरोवर झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस साल हमारे यहाँ पर शुरुआत में यानी कि जनवरी माह के पहले 27 रामसर स्थल हुआ करते थे और 10 आपके आए थे। कब? जो हमारा जनवरी माह है उस समय 10 नए रामसर स्थल भारत को दिए गए थे। उसके बाद में पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 अन्य नए रामसर स्थल मिले थे। एक तो मिला था आसन वाला जो कि उत्तराखंड को मिला था और एक था काबर ताल जो कि मिला था बिहार को। तो इस प्रकार से इनकी संख्या हो गई थी 39। और अब उत्तर प्रदेश में जो सुर सरोवर झील है जिसे हम लोग कीथम झील के नाम से भी जानते हैं, इसको भी रामसर स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है यहीं पर आपको मिलेगा कीठम झील, जिसे हम लोग सुर सरोवर झील के नाम से जानते हैं। और अब इसको मान्यता मिलने के बाद में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है टोटल 8। कितनी? 8 हो गई है। समसपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, ऊपरी गंगा नदी, सरसई नंवर झील और सैंडी के बाद में ये 8वां रामसर स्थल बन गया है उत्तर प्रदेश राज्य का। अब बात करते हैं कि रामसर स्थल क्या होता है। तो ये मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ कि 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक समझौता हुआ था 2 फरवरी को, और इस समझौते में जो भी दुनिया भर के देश थे उन्होंने ये सहमति जताई थी कि जो भी हमारे वेटलैंड्स होंगे उनका कंजर्वेशन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जब भी किसी स्थल को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया जाता है तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक स्थल बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सुर सरोवर झील अब रामसर स्थलों की सूची में शामिल हो गई है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो लोनार झील की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो लोनार झील के बारे में आपने पहले भी सुना होगा और अभी कुछ समय पहले ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि इसका जो पानी था उसने अपना रंग बदल दिया था। तो रंग इसका बदलता रहता है और ये आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। कहाँ पर? बुलढाणा जिले में है लोनार झील। और नंदूर मधमेश्वर के बाद में महाराष्ट्र का ये दूसरा रामसर स्थल हो गया है। कौन सा दूसरा रामसर स्थल हो गया है? कौन? लोनार झील। तो इस प्रकार से हमारे देश में अब जो रामसर स्थल हैं इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 41। तो मैंने हालांकि रामसर स्थल पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी, लेकिन अब इसको अपडेट किए जाने की ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें 4 नए रामसर स्थल और जोड़ दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि 41वां रामसर स्थल भी बना है लोनार झील। अगला प्रश्न है, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नवंबर 2020 में इनमें से किस कंपनी को उत्तर पूर्वी भारत के सबसे लंबे नदी पुल के निर्माण के लिए चयनित किया गया? तो यहाँ पर जो बिडिंग प्रोसेस था, यानी कि जो बोली लगाई गई थी, उस बोली को जीत लिया है लार्सन एंड टोब्रो ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पर है असम, इसके नीचे आपको मिल जाएगा ये मेघालय। तो असम से मेघालय को कनेक्ट करेगा ये जो हमारा ब्रिज होगा। ये आप देख सकते हैं ये है असम का धुबरी रीजन, यहाँ पर है असम का फूलबारी रीजन। तो इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। अब ब्रिज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई होगी 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। और इससे ये हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज बन जाएगा। और वैसे भी ब्रिज और टनल के ऊपर आज एक वीडियो केवी गुरुजी वाले चैनल पर मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। उसमें मैंने 2020 में जो भी हमारे नए ब्रिज या टनल बन रहे हैं या फिर बनाए गए हैं उन सभी को डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इस नदी वाले पुल की। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 20 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि एक रोड ब्रिज होगा, यानी कि यह ट्रेन या फिर रेलवे का ब्रिज नहीं है, यह सिंपली 4 लेन का एक रोड ब्रिज होगा। और इसका निर्माण किया जाएगा NH 127B पर। किस पर? नेशनल हाईवे 127B पर इसका निर्माण किया जाएगा। निर्माण कौन कर रही है? तो लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। और ये जो ब्रिज है वह बन करके 2026 से 27 के बीच में तैयार हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है? तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये होता है 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा 1994 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे ये होता है 16 नवंबर को। कुछ अन्य चीज़ें जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, यानी कि राइटर थे, इसके अलावा जर्नलिस्ट थे, जिनका नाम था
रवि वेलगेरे, तो इनका अभी निधन हो गया है। रचना बिष्ट रावत जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके द्वारा हमारी भारतीय सेनाओं के ऊपर यानी हमारी भारतीय सेना की जो कहानियाँ रही हैं उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है और इस किताब का नाम है इंसोमनिया आर्मी स्टोरीज। क्या नाम है? इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज। और इसे किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत ने। राजस्थान के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनका नाम था अर्जुन प्रताप प्रजापति, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। और स्पेस एक्स ने नासा के 4 एस्ट्रोनॉट को क्रू मिशन के तहत फॉल्कन 9 रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेज दिया है। तो इस प्रश्न को कल हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि नवंबर 2020 में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तो कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही दिया था और कुछ लोगों ने इसमें जो एडिशनल जानकारी उसके बारे में भी लिखा था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के लिए पहले रायथू वेदिका को लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी जो हमारी टनल और ब्रिज वाली वीडियो होगी उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।